एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जनमन धन, ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तमाम खास बातें आपके साथ हैं। आपको बता दें कि सरकार ने विनिवेश की बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। एलआईसी का भी आईपीओ लाने की बात चल रही है। क्या ये इशारा करता है? तमाम चीजों पर हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन पहले निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की बड़ी बड़ी बातें आपको बता दें। ये बजट भाषण भी चुनावी धूप से दूर नहीं रहा। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको बाकायदा कोट कर कर बताया कि उनमें सरकार क्या करने वाली है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में खास तौर पर निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु का नाम लिया, असम का नाम लिया, केरल का नाम लिया कि कितना पैसा सरकार वहां देने वाली है। जम्मू कश्मीर, ये देखिए, स्वास्थ्य के लिए तमाम खास बातें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने अलग से आवंटित कर दिए हैं ताकि इस वैक्सीन को बनाया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। 35,000 करोड़ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट में इजाफा किया गया वो करीब 137% का है। इस वक्त बजट का असर सेंसेक्स पर देखा जा रहा है। 1246 पॉइंट सेंसेक्स पॉजिटिव है, ऊपर गया है। बजट से बाजार बम बम है इस टाइम पे, क्योंकि विनिवेश की घोषणाएं की गई है। बहुत बड़ी बड़ी सरकार की जो कंपनियां हैं, उपक्रम है, उनको सरकार उसमें अपनी शेयर को कम करने के लिए तैयार हो गई है। उनके आईपीओस को लेकर आएगी और शायद इसी को लेकर ज्यादा उत्साह बाजार में नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जन मन धन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ख्याल रखा गया तो वो तन का ख्याल रखा गया। यानी आप सोच लीजिए कि अगर आपकी सेहत और स्वास्थ्य अगर अच्छी रही तो आप बेहतर तरीके से इकोनॉमी में कहीं ना कहीं, और ये बड़ी बात है बजट की। एलआईसी में अगले साल आईपीओ लाया जाएगा। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 49 से बढ़कर 74%। 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछेगी। चुनावी राज्यों को सड़कों का तोहफा दिया गया। केरल की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कीजिए, तमिलनाडु, असम, नेशनल हाईवेज के लिए अच्छा खासा पैसा सरकार लगाएगी। भारत में पहली बार डिजिटलाइजेशन पर भी बहुत जोर देने की बात हुई है। यह भी कहा गया है कि अगर डिजिटल लेन देन आपने किया तो आपको ज्यादा छूट मिलेगी। इनकम टैक्स में किसी तरह के बदलाव का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। एलआईसी, जैसा मैंने आपको बताया, अगले साल आईपीओ आने वाला है। मोबाइल चार्जर्स महंगे हो गए हैं। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ा दिया गया है। 75 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ये भी कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे। आम आदमी को क्या मिला है, अब जरा आपको ये बता देते हैं। स्वास्थ्य पर रिकॉर्ड, जैसा मैंने आपको बताया, 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 75 प्लस के जो बुजुर्ग हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। जो स्लैब पहले मौजूद थे बिल्कुल वही स्लैब अभी भी हैं। विदेश से जितने भी मोबाइल फोन आते हैं अब वो महंगे हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत और ये समझ लीजिए जो तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं, खासकर मोबाइल, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक पुश मिलने वाला है। ये तमाम बजट की बड़ी बातें। स्वास्थ्य बजट को 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 137% बढ़ाकर कर दिया है 2.38 लाख करोड़ रुपीस। तो ये बजट की सारी बड़ी बातें हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने ही हुए हैं। तो शुरुआत केरिया जी आपसे करते हैं। इनकम टैक्स देखिए, इनकम टैक्स में ना तो थ्रेशोल्ड लिमिट में कोई चेंज हुआ, ना रेट में कोई चेंज हुआ, ना इन्वेस्टमेंट की लिमिट में कोई चेंज हुआ। जो प्रोसीजरल मैटर्स थे, जहाँ पर करप्शंस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। मैं ब्रीफ में ये बतलाऊंगा। सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन के लिए जो 75 साल या ज़्यादा उम्र के हैं, अगर उनकी इनकम में केवल पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है तो उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यह चीज़ देखने वाली है कि अगर उनका टैक्स अगर बनता है तो वो टैक्स जमा कराएंगे और रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, इसका कुछ ना कुछ बाद में सर्कुलर या नोटिफिकेशन आ जाएगा। इनकम टैक्स में क्या होता है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पावर है कि वो आप जो रिटर्न फाइल करते हो उसको 6 साल बैक में जा करके वो आपको नोटिस भेज सकता है और 6 साल पुराने चीज़ों को वो देख सकता है। इस पावर से बहुत ज़्यादा करप्शन फैल गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और लोग बहुत ज़्यादा तंग रहते थे, तो 6 साल को घटा के 3 साल कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और की गई है, अगर 50 लाख की ज़्यादा इनकम है या डिस्प्यूट अमाउंट 10 लाख है तो उसको
उसको 10 साल तक रीओपन करने का पावर जो है, अगर 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है, इन्वॉल्व है डिस्प्यूटेड, तो 10 साल का पावर दे दिया गया है करने के लिए। ये बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास करप्शन का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक होता है, उसको फेसलेस करने की बात की गई है। उसी तरीके से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि एक थर्ड लेवल है डिस्प्यूट रिजोल्व करने का इनकम टैक्स में, उसको फेसलेस कर दिया गया है। ये इनफैक्ट फ्रॉम मेरे हार्ट के बहुत क्लोज था, क्योंकि मैं ये चाहता था, मैं खुद जज रह चुका हूँ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें वहाँ पर सही नहीं चल रही थी। तो फेसलेस कर देने के बाद जो है एक करप्शन का मामला, जिस तरीके से फेसलेस अपील की गई, जिस तरीके से फेसलेस असेसमेंट किया गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फेसलेस करने से एसएससी को बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। तो मुझे ये बताइए, बजट में आप कितने अंक देंगे 10 में से? देखिए, आप तो 0 देने चाहिए आपको। हाँ। आप बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे। नहीं, मैं उम्मीद लगा के इसलिए बैठा था क्योंकि सीतारमन जी ने साफ साफ कहा था ये पिछले 100 सालों में ऐसा बजट नहीं आया है, तो इसलिए ऐसा नहीं आया है? यस, वैसा नहीं, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन जो प्रोसीजरल मैटर्स जो किए, उसमें एक अच्छी चीज उन्होंने ये भी करी है कि डिविडेंड इनकम अगर आपको होती है, उसका पता नहीं होता है कि डिविडेंड इनकम कब तक आएगी, और एडवांस टैक्स देने की लायबिलिटी जो बिजनेसमैन को होती है, तो वो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अब आपको देने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड इनकम के बाद ही उसको देना होगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है टैक्स। तो अभी भी आपने अंक नहीं दिए मुझे, 10 में से कितने अंक नहीं, देंगे? इसमें से मैं 10 में से उनको 7 नंबर दूंगा मैं। फिर भी 7 दे देंगे? 7 नंबर। प्रांजल? सबसे बड़ी चीज़ है रूपिका कि नया टैक्स, कोविड टैक्स नहीं लगाया गया है, जिसकी सबको आशंका थी कि टैक्स बढ़ाया जाएगा क्योंकि सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात। लेकिन साथ में ही खर्चा भी बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य में 1.5 गुना बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि पैसा आएगा कहाँ से? तो उन्होंने सिंपल चीज़ अगर आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। सरकारी कंपनियों में विनिवेश करके जो पैसा जुटाया जाएगा, वो पैसा स्वास्थ्य में लगाया जाएगा। मोटी मोटी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बजट की। कितने नंबर? 7। मैं तो 4 से भी कम नंबर दूंगी, इसलिए कि ये ज़रूर है कि इस बजट में बहुत कुछ अच्छा था। जैसे बोला गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137%। पर आप तो 4 नंबर दे रही हैं। मैं 4 नंबर इसलिए दे रही हूँ कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, इनको हम पहले इम्प्लीमेंट तो करें, फिर ही पता तो चलेगा आपको ना लगता है ये लिप सर्विस है? ये मतलब देखना पड़ेगा। अभी तक जो काफ़ी प्रोमिसेस हो चुके हैं, उनको आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और इसमें आम आदमी के लिए क्या है, ज़्यादातर हम मतलब अच्छा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें आम आदमी के लिए रोज़गार को इम्प्रूव करने के लिए हम बिजनेसेस और ईज़ ऑफ बिजनेस में हम एम्फेसिस डाल रहे हैं, हम उस पर जोर दे रहे हैं। लेकिन जो हमें आज ज़रूरत है, जो आम आदमी को आज ज़रूरत है, उस पर हमने बहुत कम, सिवाय एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा। प्रोफेसर यामिनी, कितने नंबर 10 में से? जी 7 नंबर दूंगी। लेकिन तो एक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को साधते हुए ये बजट रखा गया है। इस बजट में स्वास्थ्य के लिए जो प्रोविज़न दिए हैं, उससे रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा डेवलप किया जा रहा है। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हों, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों या और ज़रूरती चीज़ें हैं, उसकी वजह से जो है और रोज़गार बढ़ेगा। तो रोज़गार की तरफ ध्यान दिया गया है। ये भी कोशिश की गई है कि कंप्लायंसेस को फ्रेंडली किया जाए। जो रेगुलेशंस दिक्कतें कर रही थी, उन्हें ईज़ ऑफ कंप्लायंस किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश के प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ें, चाहे वो छोटी कंपनियां बना करके हों या चीज़ें बना करके हों। हमने देखा कि टैक्स में तो प्रावधान नहीं होना था, पर कोशिश की गई कि जो 75 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं, उनको एक सहूलियत दी जाए। अगर ये 70 के बाद होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। ये भी कोशिश की गई, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसको अगले साल कम पे आंका जाए, जो कोशिश की गई है। पर फिस्कल डेफिसिट जो मिनी बजट था आत्मनिर्भर अभियान का, जिसमें उन्होंने कहा कि 13% GDP का दिया है, उसमें उन्होंने कृषि, महिलाओं और MSMEs का ध्यान पहले ही रखा था। पर इस बजट में भी कृषि के ऊपर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर खासा फोकस किया जा सकता था। यामिनी जी, 1600 पॉइंट बाजार जो है, सेंसेक्स जो है करीब 1600 पॉइंट ऊपर हो गया है। जैसे जैसे निर्मला सीतारमन अपना बजट पढ़ रही थी, वैसे वैसे बाजार ग्रीन था और ग्रीन होता जा रहा था और गाढ़ा हरा होता जा रहा था। लेकिन ये इनिशियल है, मेरे ख्याल से ये 1671 पॉइंट की जो आप देख रहे हैं कि चढ़ाव आया है बाजार में, सेंसेक्स में। आज सप्ताह का पहला दिन भी है, पहले दिन ही तमाम ऐसी घोषणाएं सुनने को मिली बाजार को, जिसको उसको लगता है
कि बाजार में सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव हुआ है। प्रांजल, आप ज्यादा समझते हैं इसको, आप कैसे समझाएंगे बाजार का ग्रीन जोन में जाना? बाजार को इस बात का उत्साह सबसे बड़ा है, एक तो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश होगा, इसका मतलब इकोनॉमी और जो जनरल वेलबींग है अच्छा होगा। लेकिन जो LIC GIC की जो IPO की बात की गई है वो बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया, क्योंकि इससे सरकार पे बोझ न बढ़ते हुए भी खर्चा कैसे किया जाएगा उसका उपाय दिखाया गया, और उससे बाजार में भी एक हलचल पैदा होगी जब ये IPO आएगा। इसलिए बाजार कहने वाले ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सरकार के पास पैसा नहीं था, तभी सरकार अपनी जो फायदे की चीजें थी उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको बेच रही है, उनको खुला कर रही है। नहीं, लेकिन बेच रही है ना, तो पैसा तो आएगा। हाँ, मतलब तो, अपनी चीजें बेच के ला रहे हो ना। हाँ, तो आपके खजाने में पैसा नहीं था, जो हम पहले बात कर रहे थे। खजाने में पैसा जो है उसको बचा कर रखते हुए, और अगर आपने पैसा उठा लिया अपने घर में, जो सामान जो आपके घर में रखा हुआ है उससे कुछ अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आप उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं ना, उसमें क्या बुरी बात है? मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता है। पर टेक समीना कुछ अलग टेक है, हंस रही है समीना। जी, मेरी बिल्कुल अलग टेक इसलिए है कि मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बिकॉज कई क्षेत्रों में, जैसे हम हेल्थ की बात करें या एजुकेशन की बात करें, इनमें प्राइवेटाइजेशन बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली कंपनीज़ की बॉटम लाइन प्रॉफिट होती है और हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो आम आदमी का देख सकती है, जिसको आम आदमी का देखना चाहिए। नहीं, देखिए इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है। पहली बात, इस क्षेत्र में पहले से काफ़ी निजी कंपनियां हैं, मुकाबला बेहतर होगा। LIC में जब बाहर के लोग आएंगे, GIC में जब बाहर के लोग आएंगे तो उनका जो काम करने का तरीका वो भी बेहतर होगा। सरकार के पास और क्या विकल्प था? जब आपकी करंट आय कम हो रही है तो अगर आप बाकी लोगों पे सब पे टैक्स बढ़ा देते, क्या वो विकल्प था? उस विकल्प के बजाय सरकार ने कहा कि हमारी जो कंपनियां हैं उसका पैसा उठा के हम स्वास्थ्य में लगाएंगे। उनके मूल को, भाव को नहीं समझा। वो ये कह रही हैं कि सबका एक बॉटम लाइन मार्जिन जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस चक्कर में आप वेलफेयर जो है पब्लिक का वो भूल जाते हैं, और हिंदुस्तान को इस वक्त वेलफेयर की भी जरूरत है। GIC के IPO से वेलफेयर को कैसे इम्पैक्ट होगा? अब ये देखिए कि और मतलब प्राइवेटाइजेशन LIC के बावजूद भी बहुत उन्होंने बोला है बजट में, तो मैं थोड़ा टोटल की बात करी हूँ, सिर्फ LIC की बात नहीं करी। लेकिन अगर आप देखिए कि इतने सालों से हम प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं हेल्थ क्षेत्र में, एजुकेशन में, लेबर मार्केट में, और उनमें आप ये देखिए कि क्या हो रहा है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी नीचे चली गई है, एनरोलमेंट ऊपर गया लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी नीचे चली गई है। हम अप्रेंटिसशिप्स की बात करते हैं लेकिन हमारे अप्रेंटिसशिप 5 लाख से भी कम अप्रेंटिस हैं। सरकार पे अपना कंट्रोल रखे। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि हर चीज पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब पे सरकार का कंट्रोल ज्यादा रहे, बजाय बाजार की तरफ जाए, विनिवेश की तरफ जाए? नहीं, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन मेरा आर्गुमेंट इसके भी तमाम विरोधी हैं समीना जी, कि सरकार पे घुस जाती है और सरकार को खुला छोड़ देना चाहिए। हमने सरकार ये डिबेट भी चल रहा है कि रेलवे तक को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। यामिनी जी, जी देखिए, सरकार का दखल ठीक है क्या सामाजिक क्षेत्र में? सरकार का ज़रूरी होना है कि जो है वो एक जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रखे और बिजनेसेस को ऑपरेट करने के लिए सहूलियतें दे। ये भी कोशिश करनी चाहिए, अगर कहीं पे प्राइवेट निवेश नहीं है तो वहाँ पे निवेश प्रोवाइड करें, जिन्हें हम कहते हैं मेरिट गुड्स। जहाँ पे सोसाइटी वो गुड्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही तो वो गुड्स प्रोवाइड करें, चाहे वो एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया उनमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पे निवेश किया जाए। तो ऐसे निवेश से आगे बढ़ता है देश और उसके पास एक बुनियादी ढांचा होता है उससे ऊपर बढ़ने का। जैसे इन्होंने कहा कि 6 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये देश 5 ट्रिलियन मार्क की इकोनॉमी अचीव कर सकता है अगर इनके ऊपर फोकस किया जाए। और सरकार की कोशिश ये भी होनी चाहिए कि कंप्लायंसेस से लोग डरे नहीं। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट जो किया है लॉज को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। रैशनलाइजेशन किया है टैक्सेस का। एक और टैक्स इन्होंने जो लगाया जो एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट टैक्स है, सेस है, वो एक बहुत अच्छा कदम है। पर सेस अभी लगाना शायद इतना अच्छा नहीं रहता क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत अच्छी नहीं है। उससे पैसा तो आ जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, पर जो लोग जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाएगा वो देखना ज़रूरी होगा कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं लग्जरी आइटम्स हों और ना कि ऐसे आइटम्स हों जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक लोग लेते हों। तो ये बुनियादी ढांचा, जैसे मैंने आपको कहा, समाज के जो सामाजिक सुरक्षा के जो स्तंभ हैं, चाहे वो किसी भी योजना से इन्होंने शुरू किए, खासतौर पे उज्ज्वला योजना आप कहें महिलाओं को देखते हुए, आप चाहे कहें PM सम्मान किसान योजना जिसे कहें, आप क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना कहें, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से आम आदमी की सहूलतें बढ़ना कहें,
वो सब बढ़ेंगी। तो इससे ये 5 ट्रिलियन मार्क की जो इकोनॉमी है, जो कोविड की वजह से थोड़ी धैर्य जो है अटक गई थी, वो उस प्री कोविड लेवल से के पास पहुंच सकती है। इसमें एस्टिमेट है प्रोफेसर यामिनी, वो आपको लगता है 11% ये इस बजट से जी हम अचीव बिल्कुल, कर पाएंगे? हम सिर्फ 11% नहीं, जो ये 2024 में 5 जो बाकी के ट्रिलियन मार्क्स की बात कर रहे हैं, हम वो सब अचीव कर पाएंगे अगर ये बजट इसी स्तंभ पे चल सकता है। वो जो यामिनी जी ने बताया वो वेलफेयर तो उससे हो रहा है। अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास सीधा पैसा जा रहा है, पहले बिचौलिए खा लेते थे, टेक्नोलॉजी और मोबाइल के सहारे पैसा जा रहा है। लेकिन अब अगर आपको 137% स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ाना है, अगर आपको शिक्षा पे बढ़ाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? विनिवेश से आएगा। विनिवेश से आएगा, और उसमें क्या बुरी बात है, और उससे वेलफेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा ये कहना, सरकार चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैं, उनको चलाने के लिए जब हर एक सेक्टर में पैसा जा रहा है, तो पैसा आएगा कहाँ से? अगर आप टैक्स बढ़ा देते हैं तो फिर वहाँ पर ह्यू एंड ट्राई हो जाता है कि आपने इतना टैक्स बढ़ा दिया। तो केडिया जी, ये भी तो सच्चाई है ना कि जो विनिवेश का टारगेट था 2 लाख करोड़ का, वो 2.25 लाख करोड़ पे ले आए, आपने उसको कम कर दिया। आप जो पहले विनिवेश ज्यादा करने की मंशा आपने जताई थी, पिछली बार वो हासिल ही नहीं हो पाया था, चीजें विनिवेश नहीं हो पा रही थी, आप इस बार आपने टारगेट ही कम कर दिया। नहीं, वो तो ये आप कैसे देखते हैं कि क्या सरकार की नीतियों में, सोच में कहीं कोई कमी है, सामंजस्य नहीं है? सरकार जो कहती है विनिवेश करेंगे तो लोगों को ला नहीं पाती है अपने पास। नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है इसमें, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब पैसे की उगाही करनी है सरकार चलाने के लिए, तो सरकार को अपनी एक पॉलिसी तो क्लियर कट जो है विनिवेश के माध्यम से जो है, ये पॉलिसी तो करनी पड़ेगी। मैं इस सब के बीच में इंश्योरेंस के क्षेत्र में सरकार ने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। उसके लिए विनिवेश की जो योजना है 49% से बढ़ाकर 74% तक विदेशी निवेश लाने की जो बात कही है निर्मला सीतारमण ने, आइए पहले वो सुन लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। I propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve. इस बीच में निर्मला सीतारमण की पहली रिएक्शन कहना चाहिए, टिप्पणी कहना चाहिए, जब वो संसद भवन से बाहर निकली, वो सामने आई है। मेरे सहयोगी विकास वहाँ मौजूद थे, विकास भदौरिया, उन्होंने उनसे बात की है। निर्मला सीतारमण ने क्या कहा पहले वो सुना देते हैं। अभी मेरे पास मोबाइल पे है, शायद आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। निर्मला जी इस बातचीत में ये बोल रही है, किसी को दिख रहा है? कोई कैमरामैन पकड़ेगा? जो यहाँ 5 मौजूद हैं, कोई एक पकड़ो इसको, मेरे फ़ोन को। यस, ये देखिए निर्मला सीतारमण का रिएक्शन आया है पहला, और वो ये कह रही हैं कि वो इससे संतुष्ट हैं। निर्मला सीतारमण संसद से निकली हैं बाहर, अनुराग ठाकुर पीछे हैं, और ये रिएक्शन, पहला रिएक्शन इसमें निर्मला सीतारमण का दिखा है इस पूरी। I spent money for infrastructure. That's the first line. I am satisfied. मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है और उसके बाद मैं संतुष्ट हूँ। ये पहला रिएक्शन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तमाम रिएक्शंस आने पार्लियामेंट से शुरू हो गए। राहुल गांधी से भी पूछा गया जब वो संसद से बाहर निकले कि क्या कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में। सुनते राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल जी, one speech, sir. Sir, one small comment, sir. Rahul ji, one speech, sir. Sir, one small comment, sir. उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप बताइए, पहला आपका रिएक्शन, कोई कमेंट आप देना चाहेंगे? लेकिन राहुल गांधी ने कमेंट देने से इनकार। अच्छा कदम उठाया, तो उसको समझ के उनको इस पर विचार और टिप्पणी देनी चाहिए, क्योंकि जब तक समझे नहीं तब तक बजट पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बीमा क्षेत्र की आप बात कर रहे थे सुमित और रूबिका, बहुत बड़ा कदम है। 74% निजी
बीमा कंपनियों को उनका हक दे दिया गया है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेश और जम के आएगा। लेकिन कोई ये आरोप न लगाए कि सारे विदेशी चलाने कंपनियां, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूरा उसका मैनेजमेंट होगा वो भारतीय नागरिक होंगे। इसका मतलब उसके ऊपर एक शिकंजा भी रहेगा, लेकिन उनका पैसा भी बाहर से आएगा। ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक, जो आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, इस पर भी खुशी जाहिर हो रही है। इसीलिए मोस्टली जो शेयर मार्केट अपबीट दिखाई दे रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है। और रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तेजस्वी सूर्या वेलकम कर रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को भी ये बजट बड़ा अच्छा लगा है। ये तमाम चीजें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभी बातचीत की है एबीपी न्यूज से, और उन्होंने ये कहा है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है, ये बहुत बढ़िया बजट आया है। एक के बाद एक इस तरीके के चिराग पासवान ने, उन्होंने भी बाकायदा रिएक्शन दिया है और बजट को बढ़िया बताया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैंने पैसा लगाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना मतलब ये है कि उस चक्के में तेल लगा देना। और ये पैसा सिर्फ अपने देश का नहीं, विदेश का भी, क्योंकि निजी क्षेत्र का जो बीमे का जो सेक्टर का जो पैसा आता है, सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म का पैसा। राजनाथ सिंह कुछ बोल रहे हैं, सॉरी प्रांजल, राजनाथ सिंह को सुनते हैं। दरअसल ऑडियो में शायद दिक्कत है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इस बार संसद भवन के परिसर में हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया गया है। केवल एजेंसीज हैं, और जो रिपोर्टर्स गए हैं प्राइवेट न्यूज चैनल्स के या अखबारों के, वो सिर्फ मोबाइल पे शूट कर रहे हैं। तो सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं दिखा सकूं तो वो जो आवाज जो है राजनाथ सिंह की कैंप 5, मैं चाहती हूँ आप जरा इस आवाज को सुना दें। ये जो हम सुनाना चाह रहे थे, रक्षा मंत्री का बयान, वो यहाँ पर आ चुका है। जानकारी में आ जाएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि डिफेंस के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में मैं आपके सामने आऊंगा कि रक्षा बजट को लेकर क्या कुछ और एलोकेशन हुए हैं, उसके बाद में जानकारी काफी बारीकियां होंगी जो वो बताना चाहेंगे। नहीं, दूसरी बात ये होती है ना, पहले प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं जी। पहला रिएक्शन जो सरकार से आता है बजट पे, वो प्राइम मिनिस्टर का आता है। उसके बाद हायरकी आप चलते हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी का बयान आ जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा खुद ब खुद नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितने टॉप लीडरशिप है, उनके बयान अपने आप गिरने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए हम लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। अपने आप, और ये भी पता है रिएक्शंस कैसे आएंगे, मोटा मोटी। लेकिन सुबह देखिए, बजट में हम लोग तब से कह रहे हैं सबसे बड़ा ध्यान स्वास्थ्य पे होना चाहिए, और उन्होंने बजट में अगर आप उस को देखें, उस पर वो खरे उतरे हैं। उस पर 10 में से 10 है। हेल्थ सेक्टर में तो 10 में से 10 है। अगर कोई इस साल और कोई प्राथमिकता हो ही नहीं सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पैसा आ रहा है ना। उन्होंने देखिए कितने फ्रेट कॉरिडोर की बात की है, पीएलआई को ज़्यादा दिया है, 7-8 पोर्ट्स के लिए बोला है, शिप रिसाइकलिंग के लिए बोला है, टेक्सटाइल पार्क्स के लिए बोला है। लेकिन ये बात है, मैंने कहा था स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने चाहिए, और इस बजट में एलोकेशंस हैं, तो वो अच्छी बात है। इसलिए मैंने जो मार्क्स दिए हैं इन्हीं की वजह से दिए हैं। लेकिन ये देखिए, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, ये अभी कई साल लेंगी रोजगार बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अभी कई साल लगेंगे। और जो आम आदमी है वो अभी क्या करेगा? अभी जो इंजेक्शन चाहिए था वो नहीं दिया है सरकार ने। आई थिंक दिया है साहब। नहीं, मेरे को लगता है फिक्की के चेयरमैन, माफ करिए साहब, फिक्की के चेयरमैन उदय शंकर कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। उदय शंकर बोल रहे हैं, फिक्की के चेयरमैन। Be calibrated and yet be very prudent and focus on growth. That I think is the biggest highlight. I think the fact that there are no significant new taxes, we've seen a cess, we'll need to know a little more about it. But the fact that there are no new taxes, either on the corporate sector or on individuals, is a sign that the government recognizes the stress and challenge that everybody is going through, and I think this will send out a really, really strong message. In terms of the initiatives, I think as Pankaj Bhai was saying, the spotlight on social infrastructure, including healthcare and education, especially healthcare, is really, really welcome. It couldn't have come a day too soon. On education, there are a whole lot of initiative. I personally think that the new national education policy is a very progressive document, and this seeks to build on that. That's a very good one. On physical and financial infrastructure, I think there are a lot of very, very high quality initiatives. All of you have talked about it. I won't go into too many details of that, but I think broadly the investments
in infrastructure by and large, and also segments that will propel growth for other sectors, whether it is roads, real estate, affordable housing, and some amount of initiative in urban transport management, etc. All of those are going to be really significant. What I'm very excited about is the fact that the government remains very ambitious on its disinvestment agenda, and that there is a plan, as Nana was saying, that this whole creation of the SPV is probably a more structured, more disciplined and accountable way of pushing that agenda. What has come in the budget this year is also an attempt to monetize our land banks, and I think this is a really strong and bold step. Usually these steps can get controversial, but the government has clearly shown a commitment that it is not shying away from taking strategic, bold decisions that are in the interest of the country. I think it can be a very good way of augmenting resources. In terms of, I think in terms of ease of doing business, and as Devin was saying, that trusting the taxpayers, there are some very clear initiatives. The reduction in the period of dispute, reduction in the period of returns that can be opened from 6 years to 3 years is very significant. It's a really फिकी के FICCI के फिकी के प्रमुख है उदय शंकर। मोटे तौर पर बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ने इस बजट का स्वागत किया है, सरकार के कई इनिशिएटिव्स की तारीफ की है, खासकर विनिवेश के कदमों को लेकर सरकार की तारीफ की जा रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने अपनी योजनाओं के बारे में जिक्र किया, उसको लेकर भी बाजार काफ़ी, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो काफ़ी खुश नजर आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में क्या कह रहे हैं अश्विनी चौबे, पहले वो सुनते हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री को। प्रावधान की 10,000 करोड़ का, उसी से मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। सस्ती, सुलभ और सब और अभी दो ऑडियो का इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फिर से बता दूं, मोबाइल से ये बाइट्स रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है। इस बार सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के चलते कैमरामैन को अलाउड नहीं किया था, केवल एजेंसीज और दूरदर्शन के कैमरामैन अंदर है, इसीलिए रिएक्शन जो तुरंत आपको मिलते थे कैमरे पर देखते हुए वो मिल तो रहे हैं, वो मोबाइल से रिकॉर्डेड है, इसलिए आवाज़ दिया रही है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा इजाफा है, 137% का स्वास्थ्य के बजट में, और शायद ये अपने आप में काफ़ी हद तक पसंद भी किया जा रहा है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं अश्विनी चौबे को सुनने की, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो है उसको लेकर नहीं, इसमें भी दिक्कत है। इसको एडिट करा लीजिए और एडिट करा के पोस्ट प्रोडक्शन के बाद दीजिए तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सीधे लाइव प्ले आउट करने में दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पर सिग्नल के भी इश्यूज होते हैं संसद भवन में। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासतौर पर बात करना चाहेंगे। सबीना जी, आपने खुद ने कहा कि इसमें आप 10 में से 10 दे देंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मत दीजिए नंबर, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो 6 नंबर काटे, जो रूबिका ने भी आपसे पूछा था, वो आपने क्यों काटे, किन सेक्टर्स में आप एक्सपेक्ट कर रही थी और नहीं मिला? जी सुमित जी, थैंक यू ये क्वेश्चन मुझे देने का, मैं बहुत खुश हूँ इस क्वेश्चन से, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कंप्लायंसेस, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कंप्लायंसेस कम किए हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे 30,000 से ऊपर कंप्लायंसेस, नॉन लेबर कंप्लायंसेस है जो कंपनीज को करनी पड़ती है। हम थोड़ा सा करेंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे? हाँ, थोड़े से, ठीक है, डायरेक्शन सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं है। हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, 70% से ऊपर हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है इनफॉर्मल सेक्टर में है। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, मिनिमम वेज कोड और रूल्स में कुछ ऐसा हमें नहीं पता कि कितनी ऑफन रिवाइज होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ गिग वर्कर्स की बात कर रहे हैं, जो अच्छा है, गिग वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने की बात अच्छी है, लेकिन गिग वर्कर्स मुश्किल से 2% हमारी वर्क लेबर लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, गिग वर्कर को समझाना जरूरी है दर्शकों के लिए। वो लोग जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जो डिलीवरी बॉयज, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, उनके लिए जी। लेकिन यामिनी जी, आप सहमत हैं? जी नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो और चाहे वो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर्स की बात करें, चाहे नेशनल हाईवेज़ की बात करें, चाहे हम मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें, इसमें लेबर क्लास को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको रोज़गार पहुंचेगा। अगर देखा जाए तो इसका एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है, तो सिर्फ रोज़गार उनको नहीं मिलेगा, स्टील, सीमेंट, आपके जितने भी उनके अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है पैसा मिलेगा, और उससे जो चक्का चलेगा इकोनॉमी का, उससे जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वो कहीं गुना होगा जीडीपी को बढ़ाने में, जो सभी के पास पैसा पहुंचाएगा। मतलब अब आप नहीं बात से एग्री कर रही हैं? इस बात नहीं, मैं सॉर्ट ऑफ एग्री कर रही हूँ इन द सेंस कि यामी जी, आपको नहीं लगता कि टाइम आ गया है कि हम सिर्फ हर रोज़गार को एनी जॉब इज़ अ गुड जॉब थोड़ी होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो साथ में हमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की भी बात करनी चाहिए, साथ में हमने मिनिमम वेजेस की भी बात करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की भी बात करनी चाहिए, लेबर रिफॉर्म्स, वेलफेयर पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह रही हैं वो कितने सालों तक बनेगा? बस लास्ट जी, ये देखिए, सामाजिक ढांचा जो पीएम श्रमिक योजना थी या आपके जो और योजनाएं आई हैं सोशल सिक्योरिटी की, वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। और भी सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स लाए गए, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर में आप ले लीजिए पीएम सम्मान किसान योजना। बता दूं, पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है, पर उसका बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, उसका बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, सरकारों पर पड़ेगा। कैसे करेगा ये सिस्टम में समझ में आ रहा है, मैं डिटेल जानता हूँ। पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस सरकार ने लगाया है। अल्कोहल पे होगा ये सुमित, ये अल्कोहल पे लगाया जा रहा है। इसका मतलब अगर आप शाम को कुछ पीना चाहते हैं, मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, अल्कोहल की बात नहीं, बस अल्कोहल पे एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है। अच्छा। तो अब ये चेक करवाइए कि अल्कोहल पे 100% एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है। इसका मतलब अल्कोहल महंगी हो जाए उसकी चिंता नहीं, कि पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो तब डर लगता है, वरना वो पीना पड़ जाएगा। राजनाथ सिंह का रिएक्शन आ गया, सुन लेते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।